नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे झीलों के बारे में, पर्यावरण के बारे में। और सबसे खास बात, झील के नाम पर तो लोग समझते हैं कि सिर्फ झील होती है, जो तालाब जहां पानी जहां इकट्ठा होता है, लेकिन आज उसमें भी खास है। वेटलैंड की बात करेंगे, रामसर साइट की बात करेंगे। दरअसल वेटलैंड के बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर झील के किनारे ऐसे जिन पर पानी बारिश का रुक जाता है और गर्मी के मौसम में वो झील के किनारे जो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, अपने में समाहित करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे पानी झील की तरफ जाता है। ये आमतौर से जनमानस में इसकी यही एक तरह से पहचान है। उससे लोग वेटलैंड कहते हैं, क्योंकि किनारों की जो मिट्टी होती है वो इस किस्म की होती है जो पानी को जब्त करती है और मौका पड़ने पर पानी को झील में छोड़ती भी है। रामसर साइट की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और ख़ास बात यह कि मध्य प्रदेश की 4 रामसर साइट विश्व ने चिन्हित की है। देश भर की हम बात करेंगे तो भारत में 75 वेटलैंड है। और रामसर संधि और वेटलैंड के बारे में अगर इस पर सरकार और समाज ठीक से ध्यान दे दे तो लगता है कि पर्यावरण भी बचेगा, मौसम जो बिगड़ रहा है उसको थोड़ा सा हम रोक सकते हैं बिगड़ने से। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले बता दें कि इंदौर में आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो महासचिव हैं वेटलैंड की, सुश्री मुंबा आई हुई थी। केंद्रीय मंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चर्चा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, सुश्री मुंबा ने क्या कहा और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, ये भी सुनेंगे। उसके पहले स्टूडियो में आपको बता दें कि 4 विशेष मेहमान हैं। 2 विशेषज्ञ हमारे साथ और 2 ऐसे साथी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के एक्सपर्ट अशोक बिस्वाल जी, और एमपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के एक्सपर्ट मेंबर हैं हमारे साथ सौरभ पोपली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, सुश्री मुंबा ने क्या कहा। This very precious day. And I want to say, Your Excellencies, to the Government of India, congratulations on the 80 Ramsar sites. I'm so honored really to see that since the Government of India joined the convention in 1982, there were 2 Ramsar sites. Keoladeo in Rajasthan and Chilika Lake in Odisha. And today, we're at 80. I also want to really congratulate the government and His Excellency Prime Minister Modi on the leadership on the Amrit Dahora, the leadership on Wetland Mitra movement, and also the Wetland Rejuvenation Program. It's incredible to see how much is happening here. I was just reading this publication on wetlands, people's documentation of biodiversity in Ramsar sites. There is so much that the world can learn from India. And please share your stories with the world. प्रदेश में जो विकास हो रहा है, इंदौर क्लीन सिटी तो बन गई, पर हमने वेटलैंड सिटी के लिए भी आवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से और इंदौर की क्षमता के हिसाब से ये शहर वेटलैंड सिटी भी हो सकता है। सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर नाम का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आया तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान के परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा, वो भी ईरान में मिल रहा। हम तो कहते हैं वो हमारे परसिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रभाव में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला, और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला। और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है, और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से इंदौर के हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए। यशवंत सागर की बात है, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो हमें उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है। और यहाँ ही पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो, तो हमने सुना कि इंदौर को भी एक तरह से वेटलैंड के मामले में तैयारी की जा रही, लेकिन भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में बहुत सारी है, लेकिन बड़ी झील को लेकर
काफ़ी पहले हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज पूरा मामला विशेषज्ञों के हाथों में। हमारे साथ विश्वास जी हैं और साथ में पोपली जी हैं, सौरभ जी। मैं चाहूँगा कि चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ हो कि ये जो सारा मामला है उसको आप किस ढंग से देखते हैं और राज्य सरकार और समाज को इसमें क्या करना चाहिए, आपकी राय। जी नमस्कार और आपका धन्यवाद। विश्व स्तर पर अगर देखें तो पिछले साल जो IPCC की रिपोर्ट आई थी उसमें 3 बहुत बड़े मुद्दे दर्शाए गए थे। पहला मुद्दा था कि विश्व स्तर पर जैव विविधता का बहुत विशाल स्केल पर विनाश हो रहा है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा खाना, अगर आपको पता है कि मधुमक्खियाँ नहीं होंगी और उसके पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, बटरफ्लाइज नहीं होंगी, बैट्स नहीं होंगे, तो आपको पता है कि हमारा खाना उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन का आधार जैव विविधता है, और विश्व स्तर पर बहुत सारे कारण हैं इसके, पर विश्व स्तर पर जैव विविधता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 3 या 4 दशकों में बढ़ता हुआ नुकसान हम देख रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो ये था कि केमिकल पोल्यूशन का, प्रदूषण एक इतना बड़ा विश्व स्तर का इशू बन गया है, और ये हम अपने नदी नालों में भी देखते हैं कि पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है। जो पानी हमारे घर से निकलता है, नदी नालों में जाता है, शहर से निकलता है, गाँव में जाता है, वो गाँव वाले उस पानी पर निर्भर हैं, पर वो पीने लायक नहीं है, और ये विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे हम पूरी तरह से कैपेबल नहीं हैं अभी तक। जैसे कि आपने देखा है पिछले साल बाढ़ आई है। पहले अनुमान ये था कि बारिश नहीं हुई, बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, पर जब हुई तो बहुत ज़्यादा हुई। बहुत सारी अब वैज्ञानिक स्टडीज़ हैं, वो ये बता रही हैं कि शहरों पर जो बरसात होती है वो बहुत ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, और वो इंटेंसिटी का कारण बताते हैं कि एरोसॉल्स की वजह से बढ़ गई है। तो इन सब कारणों को अगर हम देखें तो इससे हमें समझ में ये आता है कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, ये एक्चुअली इन सभी कारणों को किसी तरह से बेहतर करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ये प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करती हैं। एक बफर बनता है जो हमें वापस एक बैलेंस में लाता है। तो अगर हमारे पास वेटलैंड नहीं होंगे तो इन सभी चीज़ों का, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, पर इन चीज़ों का प्रकोप हम पर बहुत ज़्यादा होगा जी अभी से। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हम एक भोपाल और इंदौर और जैसे हमारे बड़े शहर हैं, ये सब पठारी इलाकों पर हैं, हम सब पठार पर बसे हुए हैं, और हमारी यहाँ जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ नहीं हैं। वो नदियाँ सीज़न में आती हैं, जनवरी तक सूख भी जाती हैं। तो जो हमारे पानी का स्रोत है वो अल्टीमेटली हमारे वेटलैंड ही हैं। अगर हम इनका संरक्षण नहीं कर पाए तो ये हमारी एक तरह से धरोहर है जो हज़ारों साल से हमारे शहर इनके ऊपर बसे हुए हैं, और हम इनसे पानी पीते हैं। आज भी 8 लाख लोग भोपाल में बड़े तालाब से पानी पीते हैं। तो ये उनकी एक तरह से महत्व उनका दर्शाता है। जी, दरअसल इसमें बहुत सारी बातें नर्मदा जी के बारे में अनिल विश्वाल जी बताएंगे, अशोक विश्वाल जी। नर्मदा जी के बारे में, चूँकि हम लोग नर्मदा जी के किनारे के रहने वाले हैं, हम नर्मदा मैया उनको बोलते हैं। जो उनके किनारे के पेड़ पौधे हैं उसमें 1 साल का वृक्ष होता है, उसकी जड़ों में, उसके तनों में जो पानी का संरक्षण होता है, मौका पड़ने पर फिर वो उनके तने से, जड़ों से पानी नर्मदा जी को मिलता है, और उनकी धार 12 महीने होती है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक नदी ऐसी है, नर्मदा मैया, जो 12 महीने बहती है, लेकिन हमने उनको भी ख़त्म करने का एक तरह से फैसला कर लिया, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं उससे नर्मदा मैया की धार कई जगह या तो बहुत पतली हो गई है, या मुझे बहुत डर लगता है बोलने में कि वो टूट भी गई है गर्मियों के दिनों में। आपकी राय अशोक जी? नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, और नर्मदा का सबसे अगर देखा जाए तो उसका जो ताकत है एक्चुअली वनस्पतियाँ है जी, और नर्मदा जो बहती है उसका और एक ताकत है उसका सहायक नदियाँ, जो कि बहुत सारे मतलब जंगल से, पहाड़ से बह के होती है। और जो नर्मदा किनारे जितने भी पौधे पाए जाते हैं, विशेष रूप से देखा गया है कि मतलब पिछले करीब 30-40 सालों में अगर हम देखेंगे तो उसका नुकसान काफ़ी हुआ है, और उसका कारण हम लोग ही हैं। और अगर वो वनस्पति ठीक ठाक रहेगा
जो उसका जो किनारे वाला जो एरिया है और आसपास के जंगल के में भी, तो नर्मदा का जो पानी का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज वेटलैंड डे जो है, हम लोग वेटलैंड को अर्थ की किडनी मानते हैं। और जल खाली पानी नहीं, वेटलैंड खाली पानी नहीं है, पानी के साथ साथ उसमें जो एनिमल और प्लांट जो उसके अंदर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो एक्चुअली वेटलैंड को ताकत देता है। एक्चुअली अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा का सबसे ताकत जो है उसके आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं वही है। और वो आज के डेट पे काफ़ी मात्रा पे वो मतलब उसका जो हम पॉपुलेशन कहेंगे वो धीरे धीरे घट रहा है। तो उसको कंजर्वेशन के लिए हमको आगे थोड़ा काफ़ी प्रयास करना अशोक जी, एक सवाल सबके मन में होगा, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के मन में भी, कि नदियों के भीतर जो रेत होती है उस रेत का खनन कितना होना चाहिए? क्योंकि मजाक में, हंसी मजाक में ये कहा जाता है कि रेत नदी में होती है, अगर रेत का खनन नहीं होगा तो सरकार को रेत का खनन कराना पड़ेगा पैसे देकर। लेकिन जो रेत माफिया है वो रेत निकालता है मुफ्त में, तो नदी में से रेत निकल जाती है और सरकार का पैसा भी बच जाता है। ये मजाक में एक खतरनाक मजाक किस्म का ये चलता है, लेकिन क्या सच में नदियों से रेत निकालने पर नदियों के प्राण जा रहे हैं, उनकी जीवन दाता की जो स्थिति है वो खत्म हो रही है? इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी हो तो ज़रूर करिएगा अगले दौर की बातचीत में, या अभी आप बताएं इस बारे में। हाँ, रेत की अगर हम बात करते हैं, देखिए रेत खनन को अगर हम सिस्टमेटिकली करते हैं और उसको सस्टेनेबल यूज करते हैं तो उस पर नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हम क्योंकि जब रेत खनन की बात होती है तो उसका कुछ डिमार्केशन एरिया रहता है। अगर हम कुछ जगह से रेत निकाल रहे हैं तो उसका सही तरीके से मॉनिटरिंग होना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि मतलब डिमार्केटेड एरिया से हम बाहर जाके कहीं रेत खनन कर रहे हैं। क्योंकि पानी के अंदर जो रेत रहता है और पानी के आसपास जो रेत रहता है वो बहुत सारे ऐसे अनोखा जीव और जंतु का वासस्थान होता है, वो उनका नुकसान होता है, जो कि एक रिवर हेल्थ को पूरा नुकसान पहुंचता है जी। तो रेत अगर हटा रहे हैं तो उसका सही तरीके से डिमार्केशन करके उसको निकालना चाहिए। यानी खनन तो हो, लेकिन कहाँ होना चाहिए ये सरकार चिन्हित करे, हर कहीं से रेत ना निकाली जाए। क्योंकि हर गांव जो नदी के किनारे बने हुए या चंबल के किनारे, नदियों के किनारे जो भी गांव होते हैं वो रेत का खनन करते हैं। गांव में मोटी जो रेत होती है उसको बजरी कहते हैं, तो नदी जो छोटी नदी है वहाँ से बजरी निकाली जाती है, और चंबल या नर्मदा मैया की हम बात करें वहाँ से लोग बेतहाशा निकाल रहे हैं। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि नर्मदा जी की जो है वो जीवनदायिनी जो स्थिति वो कम होने वाली है। राठी जी, आपकी इस पर आए, फिर मैं अंतिम टिप्पणी रमेश जी से लूँगा। नहीं, देखिए आज वेटलैंड दिवस है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में 80 वेटलैंड चिन्हित हो चुके हैं रामसर साइट के रूप में। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 रामसर साइटें, इसके अलावा 2.5 हेक्टेयर से बड़े लगभग 15,000 कुछ वेटलैंड चिन्हित हैं, लेकिन उनके संरक्षण पे सरकार कभी गंभीर मुझे नज़र नहीं आती। आज हम भोपाल को वेटलैंड सिटी के दर्जे के लिए भोपाल और इंदौर के आवेदन गए हैं तो देखने में आता है कि भोपाल नगर निगम इतनी सुस्त है कि उसमें सहमति नहीं दे पाई। आज इतना बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो गया, क्या हम इसे भोपाल में नहीं कर सकते थे? भोपाल का वेटलैंड तो उससे भी पुराना है जो इंदौर का है और उससे बड़ा भी है, लेकिन हम भोपाल के नगर निगम की सुस्ती, भोपाल के नगर निगम को मुझे लगता है कि उन्हें उसके अतिक्रमण करने से और उसका शोषण करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो काहे के लिए वेटलैंड सिटी और वेटलैंड की बात करेंगे। तो सरकारी तंत्र यहाँ पर बड़ा कमज़ोर है। आपने नदी की बात की तो नदी में भी रेत खनन के लिए बहुत साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से रेत का खनन हो तो नदी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो पूरे नदी को कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहा है, पानी की क्वालिटी को, उसकी जैव विविधता को, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको, तो हर चीज़ में आज जो हमारे स्टेट दर्जे की जो फिश है जो नर्मदा नदी में पाई जाती थी आज वो विलुप्त हो गई। तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे तो मुझे लगता है ओवरऑल में सरकार को बहुत चेतने की ज़रूरत है, आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आम आदमी को भी उससे कनेक्ट करना है। यही रामसर का मुख्य मुद्दा है कि उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उसी को लेके उनकी गाइडलाइंस आती हैं, सरकारों को पालन करना है। 1982 से हम उसके पार्ट हैं और जब हम आज देखते हैं तो अभी हमें पिछले साल हम 75 वेटलैंड्स कर पाए घोषित रामसर में, बहुत की ज़रूरत है, तो सरकार को बहुत ज़्यादा चेतने की आवश्यकता है। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है उसमें हमने शुरुआत में कहा था कि सरकार और समाज दोनों मिलकर इनको बचा सकते हैं, ना तो ये सरकार के अकेले बूते की बात है और ना समाज की। लेकिन पहले की हम बात करें तो नदियों में लोग नहाते थे तो साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग कहते थे कि नदी में साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
अब तो देखिए आप, साबुन का इस्तेमाल हो रहा है, नदी किनारे बने जो मिल हैं, जो फैक्ट्री है, उसका पूरा रासायनिक कचरा उसमें जाता है। इसके साथ साथ जो भक्तगण वहाँ पहुँचते हैं वो प्लास्टिक पॉलीथीन को भी नदी किनारे छोड़कर आते हैं, जो बाद में जो नदियों की झील होती है उसमें जाके वो जमा होते हैं और एक तरह से नदियों को सुखाने का वो काम करते हैं। प्रदूषण तो होता ही है। आपकी राय, सरकार इसमें कितनी मतलब जागरूक हो और समाज कितना चेते? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि नदियों को, और न केवल नदियों को बल्कि सारे जल संग्रह क्षेत्र जो हैं वो तालाब हो सकते हैं, नदी हो सकते हैं, उनके किनारे की भूमि के भी संरक्षण की आवश्यकता है। अगर आप भारतीय वाङ्मय में देखेंगे तो अपने यहाँ कहा गया है कि नदी और सरोवर से 1 योजन दूर तक कोई किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो। लेकिन जो अतिक्रमण हो रहे हैं, और जो आर्द्र शब्द आता है, आर्द्र शब्द का एक अर्थ उत्कृष्टता भी है, और वो उत्कृष्ट जीवन के लिए उसको कहा गया है जिसमें 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर इसकी बहुत सामाजिक जागरूकता की बहुत आवश्यक है कि वो नदियों का संरक्षण करें, जलाशयों का संरक्षण करें, और ख़ास तौर से जो जल संग्रह का क्षेत्र है, जो प्राकृतिक जल आता है, छोटी छोटी झीलें हैं, जो पर्वत के किनारे छोटी सी झील हो सकती है, उन सब के सामाजिक संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब चूंकि राजनीति होती है, चुनाव होते हैं और वोट की ज़रूरत होती है, लोग अतिक्रमण कर लेते हैं और फिर वोट के लिए उस जो बस्तियां बस गई उनको मान्यता दे दी जाती है। तो इसमें समाज की भी बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, तब ये काम होगा। और हमारे विशेषज्ञ जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये बात समझना है और उस पर अनुसरण करना है। बिल्कुल। दरअसल एक चीज़ और है सौरभ जी, सारा मामला जैसे रमेश जी ने कहा कि ये 1 योजन तक नदी के किनारे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए था। अभी हम अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल की जो बड़ी झील है उसके किनारे सरकार ने फैसला किया कि 50 मीटर तक कोई निर्माण ना हो। अब 1 योजन और 50 मीटर में बहुत बड़ा फ़र्क है, और निर्माण भी बेतहाशा हो रहे हैं, तालाबों को भर रहे हैं, उसको एक तरह से मलबा डाल के उसकी किनारे छोटे कर रहे हैं और वहाँ वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, रेत की हम बात कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती हो और समाज की चेतना अगर जागृत होगी तभी इसको बचा सकते हैं। नहीं तो जाने कितनी सुश्री मुंबई यहाँ जाए, कितने डॉक्टर मोहन यादव यहाँ जाए, कितनी बार हम इस पर बातचीत कर लें, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है जब तक कि समाज इसमें ना जागे और सरकार की सख्ती। आपकी इस पर छोटी सी टिप्पणी। जी धन्यवाद। आपने पिछले वर्ष चेन्नई में आए विशाल त्रासदी फ्लड्स आपने देखे ही होंगे टेलीविजन पे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने जो दूसरी मंजिल पर तक पानी पहुंच गया था, लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, हफ्ते भर लोग मतलब उनको खाना और पानी मुहैया नहीं करा पाए लोग। आपने ये सब देखा है टेलीविजन पे, और हमने चेन्नई का डिटेल स्टडी किया है। वो एक्चुअली एडवांस स्टेज है। उन्होंने अपनी सारी ओपन स्पेसेस, अपने सारे जलाशयों को, अपनी सारी जितनी उनकी आर्द्र भूमियाँ थी, उनको सबको उन्होंने नष्ट करते करते अर्बनाइज कर दिया। तो और बंगलोर का आपको हाल पता है, हर साल वहाँ पे फ्लड आता ही है, और लगभग हर एक जो भी वहाँ पे रहते हैं नागरिक, सभी परेशान हैं। पर उनका कोई अब वहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय कर नहीं सकते, क्योंकि शहरीकरण इस दर्ज से आगे बढ़ गया है कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता। शायद भोपाल इंदौर अभी भी बचे हुए हैं। तो हमें जरूरत है, जितना बचे हुए हैं उतनी ताकत से खत्म करने की कोशिश हो रही है। और सबसे चिंता की बात तो ये, मैं बीच में आपकी बात रोक रहा हूँ, जो सरकार की एजेंसी है, नगर निगम की हम बात करें, वो और जो प्राधिकरण है, वो इन झीलों के दुश्मन बने हुए हैं। जनता में आप जैसे लोग तो उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंसियां जिनको बचाने का जिम्मा है वो ही उनके लिए, जैसे पुरानी कहावत है ना, बागड़ी खेत खा रही है, ये स्थितियां हैं। जी सौरभ, हमें सतर्क होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो हम आज कर सकते हैं, अगर हम पारदर्शिता थोड़ी सी अपनाएं, थोड़ा लंबे समय के लिए सोचें, सिर्फ अपने आज के हित और कल के हित के बारे में ना सोच के, अगर समाज इस तरह से सोच पाए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी ये जो हमारे शहर हैं सुंदर शहर बने और रहें, हमेशा रहें, इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। देखिए, आज भोपाल का तापमान बहुत मॉडरेट है, क्योंकि ये तालाब हमारे समक्ष है। 18 तालाब हैं भोपाल में, और ये सब हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं। उसी तरह इंदौर का हाल है। आज अगर आप ये तालाब नहीं हो या सूख जाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कई लोगों ने एक्चुअली अनुभव भी किया होगा कि
कितनी मतलब ग्रीष्म ऋतु में कितनी गर्मी हो जाती है यहाँ। तो देखिए आपको बहुत सारी सर्विसेज और चीज़ें ये तालाब मुफ्त में मुहैया कराते हैं। हमें ज़रूरत है, इस समाज को ज़रूरत है पारदर्शिता की। अशोक जी, आपकी राय? मैं डॉक्टर पोपले सर से काफ़ी सहमत हूँ। मेरे हिसाब से जो वेटलैंड रहता है वो हम लोग खाली पानी सोचते हैं, लेकिन वेटलैंड एक पानी नहीं है, वो एक जीवन एक रचना है प्रकृति का। ओके, और उसमें जितने भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं वो उसका सबसे यूनिक चीज़ होते हैं जिसको हम लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं। तो उसके संरक्षण और उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर हम आगे स्टेप लाएं और उसके लिए जागरूकता के लिए हम जो पानी से जो डिपेंड है, मछुआरे से लेके शहर से जो बड़े बिजनेसमैन तक भी हम बात करते हैं, उतने लेवल तक हम उनको जागरूकता का मतलब अगर हम कर पाएँ उसके हिसाब से आई थिंक जितने भी वेटलैंड है वो आराम से संरक्षित हो सकता है। बिल्कुल। राठी जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? नहीं, वेटलैंड को संरक्षण करना, जैसे सौरभ जी ने एग्जाम्पल दिया चेन्नई का, चेन्नई में बाढ़ भी उतनी तेज आती है और सूखा भी उतना तेज पड़ता है। तो आप जब दोनों चीज़ को कंपेयर करेंगे तो दोनों का नुकसान, और वो इसी कारण हो रहा है कि वहाँ के सारे वेटलैंड खत्म कर दिए गए। तो हमारे को आज मौका है भोपाल को, इंदौर को और जो भी मध्य प्रदेश में जो हैं उनको संरक्षित अगर कर पाएँ। सरकार इस ओर आ गया है, समाज इस ओर आ गया है, और यही नहीं हमारी संस्कृति, हमारा जो पिछला आप इतिहास देखेंगे, जो भी हमारे देवी देवताओं को भी हम मानेंगे, तो उस जमाने से भी आज वही बात इंदौर में भी हुई कि हिंदुस्तान का जो तरीका है संरक्षण करने का, उसको विश्व को भी अपनाना है। तो विश्व इसमें गुरु बन सकता है। मोदी जी इसी तरफ प्रयास कर रहे हैं। उनने इन 75 और जो 80 हो गए, इनको अमृत धरोहर का दर्जा दिया है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की जो नीचे संगठन के लोग हैं, जो नीचे महापौर और इन लोग हैं, इनको उस बात की समझ नहीं है। शर्मा जी, दरअसल पीएम ने कहा कि ये अमृत संस्थान है या अमृत धरोहर है, हम इन पर विश का काम करना चाह रहे हैं। आपकी राय? निश्चित रूप से ये अमृत धरोहर है। जीवन की वृद्धि किससे होती है? जीवन की वृद्धि जो होती है वो अमृत से होती है, और अमृत अगर जीवन की वृद्धि उन 5 तत्वों से होती है तो कम से कम जंगल को, जमीन को और जल से, इससे जीव संरक्षित होता है। तो मोटे तौर पर इन सब पर समाज को जागरूक होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो न केवल अतिक्रमण, ये तक कहा गया है, ऋग्वेद में ऋचा है उसकी, कि 1 योजन तक धरती जिस तरह के भी पेड़ पौधों को, वनस्पति को उत्पन्न करती है, उन्हीं का संरक्षण किया जाए। आप अलग से उसमें कुछ आरोहण ना करें, क्योंकि प्रकृति जो है वो संतुलन से चलती है। जिस तरीके से अंधकार और प्रकाश का संतुलन है, उस प्रकार धरती को क्या चाहिए वो किसी न किसी पेड़ में होता है, वो किसी न किसी जीव में होता है। तो कुल मिलाकर के ये वाकई बहुत अच्छा दिवस है। और कमल राठी जी ने, सौरभ जी ने और अशोक जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से समाज को स्वप्रेरणा से जागृत होना चाहिए। अगर समाज जागृत होगा, सरकार उनके पीछे चलेगी। सरकार क्यों सोई रहेगी? क्योंकि समाज उस पर जागृत नहीं है, इसलिए सरकार की लापरवाही होती है। जी बिल्कुल। दरअसल चाहे इसको धर्म से जोड़ा जाए, चाहे राजनीति से, लेकिन किसी भी तरह से जोड़कर इन सबको बचाने की ज़रूरत है। मुझे याद आ रहा है कि अफ्रीका की जो राजधानी है, वहाँ पानी के मामले में, वाटर के मामले में 0 पर पहुँच गया है। भारत में जो स्थिति है वो मद्रास की हम बात करें, चेन्नई की बात करें, पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है, वहाँ भी वाटर लेवल जो है वो 0 पर चला गया। पेयजल की बात करें तो ये बड़े खतरनाक संकेत है जो हमको जगाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया में इंसान ने, मनुष्य ने सब कुछ किया है। वो चांद पर चला गया, वो मंगल ग्रह पर जा रहा है, वो आकाश में उड़ना चाहता है, पानी में तैरना चाहता है, लेकिन उसको धरती पर रहना नहीं आया कि वो धरती पर कैसे रहना है, रहे। ये सीखने की ज़रूरत है। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम धरती पर कैसे रहे ये नहीं सीख पाए। आज का दिन इस बात की प्रेरणा देता है कि ये केवल दिवस ना हो, बल्कि 365 दिन इस पर लोग सोचें, समाज चिंतन करे और सरकार इसमें सहयोग करे, तभी जल स्रोत बच पाएंगे और इस अमृत को हम बचा पाएंगे। हम ये बता सकते हैं कि अगली जो जनरेशन है, अगली पीढ़ी को हम कैसी दुनिया सौंपना चाहते हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल के दिन हमको ये ना कोसे कि पुराने लोग बड़े लापरवाह थे, बहुत गड़बड़ थे, वो पीने का साधन खत्म कर गए, सांस लेने के लिए हमको पर्यावरण के मामले में प्रदूषण छोड़कर गए। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है। तो कह सकते हैं कि वेटलैंड के जरिए पर्यावरण भी बचेगा
और जीवन भी बचेगा। चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपका साधुवाद, अशोक जी आपका, राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अमित शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।